हेलो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दीजिएगा ताकि मेरी जो भी वीडियो आए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके और आप उसे देख सकें। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे सेट थ्री का और भी आगे के प्रश्न और इसके पहले के जितने भी प्रश्न था हमने हल कर लिया है। तो दोस्तों आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मतलब भगा के नहीं देखना है। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको इस साल 80% चांस है कि पूछेगा। तो आपको मैं यही बोलूँगा कि वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखें। और दोस्तों सारे सवालों का पीडीएफ बन चुका है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का ही। तो अगर आप लेना चाह रहे हैं तो 50 रुपये पेमेंट करके व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज के ले लें। नीचे दिए गए नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फ़ोनपे या गूगल पे से, और उसके बाद पेमेंट कर देना व्हाट्सएप पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि काफ़ी मैंने इस ग्रुप में लोगों को जोड़ा है और इसमें सारा पीडीएफ फ्री में दिया। तो दोस्तों आपका एक और फ़ायदा, अगर 50 रुपया पेमेंट करके ग्रुप आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का पीडीएफ ले रहे हैं तो आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा जिसमें आपको इंग्लिश का भी और थोड़ा बायोलॉजी का भी मतलब पीडीएफ मिल जाएगा इंपॉर्टेंट का, ठीक है। और मैथ का भी हो सके तो आपको बन के प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि 50 रुपये पेमेंट कीजिए और तुरंत ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन की अभिक्रिया लिखिए। तो मतलब सूर्य में हाइड्रोजन नाभिकों के संलयन के हमको क्या करना है, विक्रिया लिखना है। सूर्य में 1 किग्रा हाइड्रोजन के संलयन में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कीजिए। मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमको क्या करना है, इसकी मुक्त ऊर्जा की गणना करनी है। तो दोस्तों अभिक्रिया का सूत्र इसका यहाँ पे लिखा गया है, देख सकते हैं। अभिक्रिया 1H1 प्लस, मतलब 4 बार करना, 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस 1H1 प्लस, और इसका अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2He4 प्लस 2 प्लस 1 बीटा 0 प्लस 2 भी प्लस ऊर्जा। अब इसी को सेम टू चीज नीचे लिख देना है, 4 बार 1H1 को, और ये क्या बनेगा 2He4 2 प्लस 1 बीटा 0 प्लस 2 भी, और ये हम लोग का क्या हो जाएगा इसका मान। इसमें ऊर्जा कितनी होगी, 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दोस्तों क्या होता है, हाइड्रोजन के 1 किलो में नाभिकों की संख्या कितनी होती है, तो 6 × 10⁻26 होती है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको गुणा करेंगे 6.02 इंटू 1000 × 23। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 × 26, 6 × 10⁻26। ये हम लोग का क्या है, हाइड्रोजन के 1 किलो में नाभिक की संख्या है। अब 4 हाइड्रोजन नाभिक में संलयन में मुक्त ऊर्जा क्या होगा, तो देखिए 27.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 किग्रा हाइड्रोजन में संलयन में मुक्त ऊर्जा कितना होगा, तो 26.7/4 छब्बीस, यहाँ पे देखिए 26 होगा, यहाँ पे 27 आ गया, यहाँ पे 26 होगा, ठीक है। 26 क्यों होगा, क्योंकि देखिए 26.7, यहाँ पे भी वही चीज़ है 26.7, तो यहाँ पे 26.7 होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1 किलो में हाइड्रोजन में संलयन में मुक्त ऊर्जा क्या होगा, 26.7/4 10 के घात 26 या फिर 6 × 10⁻26। अब इसी को हल करेंगे तो 40.05 × 10 के घात 26 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 × 10 के घात 27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हम लोग का आंसर है, बहुत ही आसान था। दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन तथा बामर श्रेणी की प्रथम रेखाओं की तरंगदैर्घ्य के व्यंजक रिडवर्ग नियतांक के पदों में लिखिए। लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घतम तरंगदैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों लाइमन श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए क्या होता है, 1/λ=r, ब्रैकेट में वो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है, 3r/4। तो यानी कि लेमडा बराबर क्या होता है, 4/3r। तो ये हम लोग का किस लिए होता है, प्रथम रेखा के लिए, लाइमन श्रेणी, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब ऐसे ही द्वितीय के लिए क्या होगा, बामर श्रेणी। प्रथम रेखा के लिए यानी बामर श्रेणी की प्रथम रेखा के लिए 1/λ r 1/r स्क्वायर माइनस 1/, अब वहाँ के 1 की जगह यहाँ पे 3 आ गया, यानी 3 का स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या होगा 5r/36।
यानी लैम्डा बराबर 36/5 तो लाइमन श्रेणी की दीर्घ तरंगदैर्ध्य क्या होगा, 1/लैम्डा यल मैक्स बराबर क्या होगा, आर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3r/4। बामर श्रेणी की दीर्घ तरंगदैर्ध्य 1/लैम्डा बी, अब यही चीज़ होगा वहाँ पे 5r/36 होगा, सेम वही चीज़ है सवाल। अब नीचे क्या होगा, लाइमन तथा बामर श्रेणी की दीर्घ तरंगदैर्ध्य का अनुपात। अब क्या करेंगे, यल लैम्डा यल बटा लैम्डा बी कर देंगे और फिर लैम्डा यल मैक्स बटा लैम्डा बी, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो 4/3r बटा 36/5r। अब इसी को आप लोग हल करेंगे तो 5/27 आ जाएगा, यानी 5/27 आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही है, फिजिक्स में बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल है जो लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि मैं फिजिक्स हल करवा रहा हूं, लेकिन केमिस्ट्री अभी हल नहीं करवा रहा हूं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि 50 रुपये ज़्यादा महंगा नहीं है, आपको केवल पेमेंट करके तुरंत आपको प्राप्त कर लेना है, ठीक है। तो आपको 50 रुपये महंगा नहीं है, आप चाहें तो तुरंत उसको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज कर ले सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे चौवा देख लेते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। 100 माइक्रोफेरेड की समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक अवशोषित है। यदि उसकी प्लेटों के बीच की दूरी आधी कर दें तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा और इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। दोस्तों यहाँ पे देखिए, चित्रानुसार समांतर प्लेट संधारित्र प्रदर्शित है जिसमें धातु की दो वर्गाकार वृत्ताकार प्लेट एक दूसरे के समांतर रखी गई हैं। दूसरी प्लेट का संबंध पृथ्वी के तल से धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक यम जैसे कांच मोम भर देते हैं, ठीक है। बस इतना ही लिखना है, ज़्यादा फिगर के बारे में नहीं लिखना है, उसके बाद व्युत्पत्ति पे आ जाना है। चित्रानुसार संधारित्र की दो प्लेट ए तथा बी एक दूसरे के समांतर हैं जिनके बीच की दूरी डी है। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश देने पर प्लेट बी के समीपवर्ती तल पर माइनस क्यू आवेश तथा दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लस क्यू आवेश का संबंध पृथ्वी से कर देते हैं। माना दो प्लेटों के बीच बिंदु क्या होगा, पी स्थित है, तो प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर तीव्रता क्या होगी, E1 इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। तो दोस्तों अभी यहाँ पे क्या होगा, पी बी के कारण क्या होगा, प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर तीव्रता कितना होगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट के। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा और सेम चीज़ वही हो जाएगा। तो यहाँ पे E बराबर क्या होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू के। 2 से 2 कट गया तो एप्सिलॉन के जो यहाँ पे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के हो जाएगा। तो विभवांतर भी ए माइनस भी बी इक्वल टू क्या होता है, ईडी होता है। ई के जगह मान रख लेंगे तो ई के जगह पे मान रखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है। चूंकि अब क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा ए होता है, तो क्यू बराबर क्या होता है, सिग्मा ए। तो सिग्मा बराबर क्या होगा, ए बटा क्यू बटा ए हो जाएगा। सिग्मा बराबर क्या होगा, क्यू बटा ए, तो वहाँ पे रख लेंगे, तो क्यू बटा ए रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, क्यू डी बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के। धारिता सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी। अब यहाँ पे देखिए क्यू बटा भी आता है, तो क्यू बटा भी का मान भी ए माइनस भी बी। तो आपको भी का मान मालूम है, क्यू का मान मालूम है, भी ए माइनस भी बी का मान मालूम है, ऊपर ही निकाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसी को मान को यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद आपको देख लेंगे, इसको पलटेंगे तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो आपका बचेगा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के बटा डी। फैराडे इसका मात्रक हो जाएगा। वायु या निर्वात में क्या होगा, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी हो जाएगा। यही धारिता का व्यंजक है, ठीक है। तो बहुत ही आसान था। जब आप इसको पीडीएफ में पढ़ेंगे ना लेके, या फिर आप वीडियो को अच्छे से देखेंगे ध्यान से, तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा, ठीक है। अब धारिता बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, अगर आपको देखिए ये 2 नंबर में भी 1 नंबर में पूछ देता है धारिता बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ लिखना पड़ता है। तो धारिता बढ़ाने के लिए आवश्यक शर्तें ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, धारिता बढ़ाने के लिए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए, दोनों प्लेटों के बीच अधिक परावैद्युतांक वाला माध्य होना चाहिए। मतलब ये चीज़ें रहनी चाहिए, तब जाके धारिता बढ़ने के लिए पर्याप्त होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए हल वही सवाल दिया है, C1 बराबर क्या दिया है 100 माइक्रोफैरड, तो इसी को फैरड में बदलेंगे, 100 गुणे 10 के घात 6 फैरड, वही C1 बराबर क्या होगा 10 के घात ऋण 4 फैरड हो जाएगा। तो V1 बराबर 400 वोल्ट दिया, D1 बराबर D दिया, D2 बराबर D बटा 2 दिया है, और V2 बराबर क्वेश्चन मार्क। C बराबर क्या होता है अनुक्रमानुपाती 1/D, तो C1 बटा C2 इक्वल टू D2 बटा D1 हो जाता है। D2 का मान कितना दिया D/2 और इसका दिया D, तो इस C1 का मान दिया है 1, C1 बराबर कितना दिया, C1 बराबर कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो 2 को नीचे भेज देंगे, D से D कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब C1 बराबर C2/2 होगा, तो इसको क्या लिखेंगे 2C1 इक्वल टू C2। अब यहाँ पे देखिए 2C1, तो C2 का यहाँ पे मान देखिए नहीं दिया, लेकिन C1 का मान दिया है, यानी C1 C2 बराबर क्या होगा 2 गुणे 10 के घात ऋण 6, 2 गुणे 10 के घात ऋण 4 फैरड, तो यहाँ पे फैरड हो गया, ठीक है। अब नीचे आता है नया विभवांतर क्या होगा V2 इक्वल टू C1 V1 बटा C2, C1 का मान मालूम है, V1 का मान मालूम है, और आपको C2 का मान भी मालूम है, तो रख लेंगे 200 वोल्ट आ जाएगा। ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 का स्क्वायर, बस सबका मान मालूम ही है, रख लेना है। रखने के बाद हल करेंगे तो 16/2 माइनस 8/2, तो फिर से आपका 8/2 यानी 4 जूल की कमी होगी, यानी कि इसमें क्या आएगा 4 जूल आंसर आएगा, तो यहाँ पे लिख देना है कि 4 जूल की कमी होगी। नेक्स्ट दोस्तों आता है न्यून प्रेरण की परिभाषा दीजिए। दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। समीपरखी कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन प्रेरण इतना हेनरी है। एक कुंडली में 0.5 सेकेंड में धारा 0 से 20 एम्पीयर तक परिवर्तित हो, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्ञात, ठीक है। तो यहाँ पे ज्ञात भी करना, ठीक है। तो देखिए पहले दिया है कि अन्योन प्रेरण गुणांक तथा अन्योन प्रेरकत्व क्या होता है, तो आपको यहाँ पे चीज़ बताना है। अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है ये चीज़ बता देना, ठीक है। तो आपको ऐसे दो फिगर बना लेना, लिखना माना प्राथमिक कुंडली में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने से द्वितीय कुंडली में प्रत्येक फेरे में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, और द्वितीय कुंडली में तार के N2 फेरे हैं, अतः द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या N2 φ2 होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली में परिवाहित धारा I1 के अनुक्रमानुपाती होगी। फिगर बना के आपको लिख देना, अतः N2 φ2 अनुक्रमानुपाती E1 अथवा N2 φ2 इक्वल टू यम I1, ठीक है। जहाँ यम एक नियतांक है जिससे दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। यम बराबर N2 φ2 बटा I1, यही हम लोग का सूत्र है, ठीक है, अन्योन प्रेरकत्व का या फिर अन्योन प्रेरण गुणांक का, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना है 2 लाइन। दो समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व, माना दो लंबी संक्षिप्त परिनालिकाओं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 है, और इनकी प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N1 तथा N2 है। यदि भीतरी परिनालिका में I1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाए तो इसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा B1 इक्वल टू μ0 N1 I1। इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण बाहरी परिनालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स N2 φ2 इक्वल टू यम I1, जहाँ N2 बाहरी परिनालिका में फेरों की कुल संख्या है तथा यम परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व है N2 B1 A2 इक्वल टू यम I1, या यम बराबर क्या होगा N2 B1 A2 बटा I1, तो ठीक है। तो ऐसे ही मान रख लेंगे, और चूंकि जहाँ पे B का मान दिया होगा वहाँ पे B का भी मान रख लेंगे, और यहाँ पे देखिए B का मान दिया था तो यहाँ पे B का मान रखा गया, ठीक है। तो रखा गया ना, तो यहाँ पे N2 फाइव μ0 N1 I1, और यहाँ पे A का मान रखा गया है πr², ठीक है, πr2² का। यदि बाहरी परिनालिकाओं की लंबाई L है तब क्या होगा N2 इक्वल टू N2 L हो जाएगा, तो यम बराबर N2 L हो जाएगा, तो N2 L होगा, इंटू क्या होगा न्यू
यन वन पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, ठीक है, यम पाई R2 का स्क्वायर न्यू जीरो N1 N2 यल, ठीक है। अब इसको यहाँ पे होने के बाद क्या लिख सकते हैं, यम बराबर पाई R2 स्क्वायर न्यू जीरो N1 इंटू N2 बटा यल। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है यम बराबर 1.5 हेनरी, टी बराबर दे, डेल्टा टी बराबर दिया है 0.5 सेकेंड, डेल्टा आई दे दिया है 0. यानी 20 एम्पियर, ठीक है, 20 एम्पियर दे दिया है। क्या दिया है, डेल्टा आई और डेल्टा टी 0.5 सेकेंड, और यम बराबर दे दिया है हम लोग को 1.5 हेनरी, ठीक है। अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी φ2 बराबर क्या होगा, यम डेल्टा आई, बस इसको गुणा कर देना, 30 वेबर आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों अब आगे का सवाल हम लोग अगली वीडियो में हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और अपना PDF लेकर पढ़ें।